देखो ये लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन था कि हमने एक टावर से दो बॉल को थ्रो किया है, दोनों को सेम स्पीड यू से थ्रो किया है। बस अंतर ये है कि एक को हॉरिजेंटल से ऊपर फेंका और एक को हॉरिजेंटल से नीचे, एक को हॉरिजेंटल से नीचे फेंके। दोनों का एंगल भी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम था, एंगल भी सेम था, बस डायरेक्शन चेंज किया मैंने ऊपर और नीचे। और मेरा सवाल ये था कि क्या दोनों ये बॉल जो हैं वो ग्राउंड को सेम टाइम पे स्ट्राइक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि क्या T1 इक्वल टू T2 होगा, या क्या उनका टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा आपको वो बताना है। सिमिलरली दोनों के रेंज के बारे में क्वेश्चन था कि क्या दोनों का रेंज सेम होगा, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर किसका ज़्यादा होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन था कि क्या दोनों बॉल ग्राउंड को इक्वल स्पीड से स्ट्राइक करेगा, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो कौन ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करेगा। ये तीन सवाल था, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो तो हम अगर इस बॉल 1 और 2 का इनिशियल हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक करें तो हम बोल सकते हैं कि पहले बॉल के इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज u cos थीटा एंड y कंपोनेंट इज प्लस u sin थीटा। प्लस मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा। ओके, सेकेंड बॉल के लिए जो x वाला इनिशियल वेलोसिटी आएगा वो आपका आएगा u cos थीटा इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। लेकिन दूसरे वाले का जो y का इनिशियल वेलोसिटी आएगा वो आपका आएगा नीचे की तरफ, और वो आपका आ जाएगा माइनस u sin थीटा। इतना सब लोग कर सकते हैं। मैंने इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, तो सबको एक बात दिख रहा है कि दोनों का x कंपोनेंट सेम, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब हमको जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ y कंपोनेंट वाले वेलोसिटी का ही काम होता है अपना, क्योंकि हमको पता है कि जब दोनों ही बॉल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो वो y डायरेक्शन में h हाइट नीचे आया है, तो हम लोग सिर्फ लेंगे इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। और देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने तुमको पहले बताया था कि अगर आपके पास दो बॉल है, एक को आप फेंक रहे हो यू स्पीड से ऊपर और एक को आप फेंक रहे हो यू स्पीड से नीचे, सेम समय पे सेम टावर से, तो कौन बॉल ग्राउंड को पहले स्ट्राइक करेगा। तो ये तुम लोग सोच के भी बता सकते हो, जिसको हमने नीचे फेंका है वो ग्राउंड को पहले स्ट्राइक कर रहा होगा। मतलब कि ये जो आपका बॉल सेकेंड था वो ग्राउंड को पहले स्ट्राइक कर जाएगा कंपेयर टू द बॉल 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल इज मोर देन दैट ऑफ सेकेंड, क्योंकि सेकेंड वाला आपका पहले ही स्ट्राइक कर जाएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। आपसे बोला था कि आप रेंज को कंपेयर करो, तो रेंज क्या होता है, तो इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दोनों का इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम था, तो फैसला होगा टाइम ऑफ फ्लाइट से। तो पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा था इसलिए उसका रेंज भी ज़्यादा होगा। तो रेंज ऑफ 1 इज मोर देन दैट ऑफ रेंज ऑफ 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कौन सा बॉल ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करेगा, या सवाल पहले ये था आपका कि क्या दोनों सेम स्पीड से स्ट्राइक करेगा। तो जब भी हम सेम स्पीड पे बात कर रहे हैं या जब भी हम स्पीड पे बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं नेट स्पीड का। नेट मतलब कि एक्स और वाई आपको लेना होगा और दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। ओके, अच्छी बात है। अब एक बात सब लोग श्योर है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन, और दोनों का ही इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम था, तो फाइनल तक वही रह जाएगा। मतलब कि हम बोलेंगे कि जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा होगा तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2। तो दोनों का एक्स कंपोनेंट तो सेम हो गया, तो फैसला किससे होगा, फैसला होगा वाई कंपोनेंट से। अब ये क्वेश्चन मैंने तुमको पहले कराया था कि जैसे देखो सिमिलर, कि अगर दो बॉल को हमने लिया है और एक को फेंका है यू स्पीड से ऊपर और एक को फेंका है यू स्पीड से नीचे, और तब मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये दोनों बॉल ग्राउंड को सेम स्पीड से स्ट्राइक करता था, तो तुम्हारा आंसर होगा हाँ, दोनों जो बॉल था आपका वो ग्राउंड को सेम स्पीड से स्ट्राइक करता था। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आपको जाके लेक्चर देखना पड़ेगा, जो मैंने तुमको बताया था फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, मैंने ये क्वेश्चन कराया था। तो दोनों ही बॉल ग्राउंड को सेम स्पीड से स्ट्राइक कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि दोनों का एक्स वेलोसिटी तो सेम था ही,
और दोनों का वाई वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम हाइट फॉलो कर रहा है, दोनों ही सेम हाइट से फॉलो कर रहा है, तो दोनों का वाई कंपोनेंट भी सेम हो जाएगा। तो दोनों का वाई कंपोनेंट भी सेम हो जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट भी सेम और वाई कंपोनेंट भी सेम, मतलब कि दोनों सेम वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि v1 इक्वल टू v2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज सेम नहीं था, लेकिन सेम स्पीड से दोनों ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। ओके, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown from the top of a tower 45-meter high. The ball is thrown up with a speed of 20 meter per second, making an angle of 30 degree with the horizontal. Full stop. Find the time taken by the ball to reach the ground and speed of ball just before striking the ground. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये टावर रहा, टावर का हाइट ग्राउंड से 45 मीटर था, ये मान लो ग्राउंड था। अच्छा, आप यहाँ पे जी की वैल्यू लेना 10, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन के अनुसार हमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे। तो देखिए इसका जो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में आएगा वो आता है आपका यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका जगह 20 कॉस 30 डिग्री, मतलब कि 20 इंटू कॉस 30 रूट 3/2, तो ये आपका जगह 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। एंड इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, यू वाई, वो आपका आता है यू साइन 30 या यू साइन थीटा। आपका हो जाएगा 20 एंड साइन 30 इज हाफ, आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई। अब पहला सवाल पूछा है कि कितने समय बाद वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तो हमें एक बात श्योर है कि जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो वाई में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नीचे की तरफ 45 मीटर हुआ है। तो चलिए यूज करिए कि y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तो वो नीचे की तरफ y में 45 आया है, तो मतलब हम y लिखेंगे -45 इक्वल टू यू वाई आपका था ऊपर की तरफ तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 10t प्लस हाफ, एंड ए वाई तो हमेशा ही आपका हो जाएगा g के बराबर, और यहाँ पे आपका ए वाई नीचे की तरफ है तो हो जाएगा -g, एंड g आपको लेना है 10, तो -10 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करो तो -45 इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, 5 कॉमन था तो -9 इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, इसको मैं करूँगा रीअरेंज, तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो आपको देगा टाइम का वैल्यू, कितने टाइम बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा बॉल। तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। t बराबर -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -9। देखो मैंने यहाँ पे सिंपल फार्मूला यूज किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने वाला, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, फाइंड करो यहाँ पे टी का वैल्यू। सॉरी 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 सॉरी, ये हमको यहीं पे फाइंड करना होगा, नीचे में मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इस बॉक्स में। देखो यहाँ पे टी का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर 4, और यहाँ पे माइनस माइनस रहते प्लस में हो जाएगा, तो 9 इंटू 4 36 प्लस 4 40, ये आपका आ जाएगा 40/2। तो देखिए यहाँ से जो टाइम का दो वैल्यू आएगा, एक आपका आ रहा है 2 प्लस और रूट 40 को मैं लिख दूंगा 2√10, तो 2√10/2, और एक टाइम का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 माइनस 2√10/2। तो ये जो सेकेंड वाला आपका वैल्यू है टाइम का वो आएगा माइनस में, तो हम नहीं लेंगे, तो पहला वाला लेंगे। और देखो यहाँ पे 2 कॉमन था, तो 2 कॉमन लेकर कर दो कैंसिल आउट, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस रूट 10, 1 प्लस रूट 10, और ये आपका आ जाएगा सेकेंड। इतने सेकेंड बाद वो बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। सो दिस इज द आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन था कि कितने स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ओके, तो कितने स्पीड से पूछ रहा है आपसे, मतलब कि आपसे नेट स्पीड पूछा है, तो आप एक्स और वाई दोनों में फाइंड करो। तो जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला होगा
तो वेलोसिटी इन एक्स तो कभी भी चेंज नहीं करता है, तो वो इनिशियल के बराबर ही रह जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। वाई में चेंज करता है, और वाई वाले को आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। एक तो आप यूज कर सकते हो कि वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, या आप यूज कर सकते हो कि वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई। तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। मैं ये अभी पहला वाला यूज कर रहा हूँ, टाइम वाला, क्योंकि हमने टाइम अभी जस्ट फाइंड कर लिया है कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है। आप अपने घर पे ये सेकेंड वाले से सॉल्व करना। तो मैं करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन यूज, तो आपका हो जाएगा वी वाई इक्वल टू यू वाई, तो आपका ऊपर की तरफ था तो लेंगे प्लस में, और 10 था तो 10 प्लस जो आपका ए वाई है वो तो हो जाएगा माइनस जी, तो मतलब कि -10 एंड इनटू टाइम कितना था 1 प्लस √10। तो देखो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 -10 -10√10, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -10√10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका होगा वेलोसिटी इन वाई जब वो ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रहा होगा। यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है और कोई उसका मीनिंग नहीं है। ओके चलिए, तो आपको फाइंड करना है स्पीड। तो मतलब कि नेट स्पीड हम क्या बोलेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ वी वाई का होल स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर। तो वी वाई आपका हो जाएगा 10√10, तो 10√10 का होल स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर। देखो तो इसमें 10 कॉमन ही था तो वो आ जाएगा बाहर, तो 10 बाहर आ जाएगा, अंदर में आपका बचेगा √10 का होल स्क्वायर तो 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 9। ठीक है क्या, चेक करो तो। ओ सॉरी 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 10 होगा, 10 होगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। √10 का होल स्क्वायर 10 होगा, और यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा खाली, ठीक है ना। आप ठीक है, हाँ तो ये तुम्हारा जाएगा 10√13 मीटर पर सेकेंड, 10√13 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा। तो ये तुम्हारा आ गया आंसर। अब देखो इसमें तुमसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता था कि व्हाट इज द रेंज, या तुमसे पूछता कि ये टावर से कितना दूरी पे जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो जैसे मान लो कि इसका मोशन कुछ ऐसा हुआ होगा, पूछता आपसे कि टावर से कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, मतलब तुमसे रेंज पूछ रहा है। तो रेंज क्या होता है, रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था आपका इनिशियल 10√3 एंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था 1 प्लस √10 मीटर। तो इतना पावर था रेंज। समझ में आया क्या, जल्दी बोलो। ओके हाँ ठीक। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो इस पर डबल स्टार मार्क दो। क्वेश्चन है कि अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल एट अ हाइट ऑफ 1.22 मीटर above the ground so that the ball leaves the bat at an angle of 45 डिग्री with the horizontal। ठीक है, वो जो बैट्समैन है वो ग्राउंड से 1.22 मीटर हाइट पे बॉल को हिट कर रहा है। देखो यहाँ से इस मान लो कि अगर वो इस पॉइंट ओ से हिट किया होगा, तो उस पॉइंट ओ का हाइट जो है ग्राउंड से 1.22 मीटर था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन कि अ 7.31 मीटर हाई वॉल इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 97.53 मीटर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ बैट्समैन। बैट्समैन जहां पे था उसके पोजीशन से 97.53 मीटर डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे एक 7.31 मीटर हाइट का वॉल है। ओके चलो अच्छी बात है। इफ देयर वेयर नो वॉल कॉमा then the ball would be 106.68 मीटर हाई। सॉरी मैं फिर से कर रहा हूँ, इफ देयर वेयर नो वॉल कॉमा then the ball would be 106.68 मीटर अवे when it is again at a height of 1.22 मीटर। मतलब कि इस पॉइंट पे फुल स्टॉप विल द बॉल क्लियर द वॉल। आपसे पूछा है कि क्या वो बॉल वॉल को क्लियर करेगा या नहीं करेगा। तुम लोग एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो। देखो तो क्वेश्चन के अनुसार इस पॉइंट ओ से 97.53 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे एक 7.31 मीटर का हाइट का वाल है, और जो वाल का हाइट दिया वो दिया फ्रॉम ग्राउंड
और जो बॉल स्ट्राइक हुआ था वो हुआ था ग्राउंड से 1.22 मीटर एबव। ओके, तो सवाल ये है कि क्या वो बॉल उस वॉल को क्लियर करेगा या नहीं करेगा। देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने तुमको पहले भी बताया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि ये जो वाल है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 97.53 मीटर। अब हम फाइंड कर लेंगे कि इस एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बॉल का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, और अगर वो वाई कोऑर्डिनेट वाल के हाइट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो बॉल वाल को क्लियर कर जाएगा। सिंपल सी कहानी है। ओके सर, तो हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे x तो आपको करना होगा पुट 97.53 और थीटा था 45 डिग्री, तो थीटा आप करोगे पुट 45 डिग्री। जी का वैल्यू आप करना पुट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। ये जो आप y कोऑर्डिनेट लिख रहे थे, ये बॉल का y कोऑर्डिनेट था, और ये हम लोग कहाँ से लेते हैं, जिस पॉइंट से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया, जिस पॉइंट से आपने बॉल को किया है प्रोजेक्ट, और उसको हम मानते थे ओरिजिन, और वहां से आप लेते हो y कोऑर्डिनेट। मेरा बात समझो, देखो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ। आप जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में ये x का वैल्यू ये करोगे पुट, थीटा का वैल्यू ये करोगे पुट, और g का वैल्यू आप जब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करोगे, तो आपको जो y मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो आपको y मिलने वाला है इस ओरिजिन से, मतलब कि आपको ये y मिलेगा, आपको y ये मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, आपको मिलेगा y फ्रॉम द ओरिजिन या y फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और जो आपको हाइट ऑफ वॉल दिया है वो दिया हुआ है 7.31 मीटर। तो मेरा बॉल उस वाल को क्लियर करेगा या नहीं करेगा, उसको चेक करने के लिए आप पहले ये y फाइंड कर लो, और उस y में आप 1.22 ऐड कर देना, क्योंकि एक्चुअल में जब x का वैल्यू 97.53 मीटर होगा तो बॉल उस पॉइंट O से y हाइट ऊपर होगा, लेकिन ग्राउंड से y प्लस 1.22 मीटर हाइट ऊपर होगा। ये समझ में आया कि नहीं है, बोलो जल्दी मेरे को, बोलो। हाँ, ओके। तो चलो पहले फाइंड करते हैं y, और उसके बाद हम लोग उसमें 1.22 मीटर ऐड करेंगे। तो y के लिए हम लिखेंगे x, तो x आपका हो जाएगा 97.53 tan 45 डिग्री माइनस g हो जाएगा 10, x आपका हो जाएगा 97.53। थोड़ा यहाँ पे आप कैलकुलेशन थोड़ा आने वाला है कॉम्प्लेक्स, तो हमने g और x स्क्वायर का वैल्यू कर दिया है पुट, उसके बाद आपका हो जाएगा 2u² एंड इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए, मेरे को सभी वैल्यूज पता है, लेकिन हमको u का वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये नहीं दिया था कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या है, वो हमको यहाँ पे चाहिए। अब इस u को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, और वो इन्फॉर्मेशन क्या था कि इफ देयर वेयर नो वॉल देन द बॉल वुड बी 106.68 मीटर अवे when it is again at a height of 1.22 मीटर। मतलब कि अगर ये वाल नहीं होता, मतलब कि अब आपको कोई खतरा नहीं है कि बॉल वाल को क्लियर करेगा या नहीं करेगा, कोई खतरा ही नहीं है, बॉल आपका एकदम सामने की तरफ जाएगा। ओके, अच्छी बात है। तब जब बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 106.68 मीटर होता, तो बॉल एट अ हाइट फ्रॉम ग्राउंड 1.22 मीटर होता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जितने हाइट से फेंका था बॉल को, वापस वो उतना ही हाइट पे होता। देखिए, यहाँ से आपने जितने हाइट से फेंका था बॉल उतना ही हाइट पे होता, मतलब कि बॉल कहीं आपका इस पॉइंट ए पे होता। देखिए आप लोग सब लोग ध्यान से, मतलब कि उस पॉइंट ए पे जो बॉल का वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा जीरो, वो आपका हो जाएगा जीरो। और मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में कि जब y में बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो x में जो बॉल डिस्टेंस कवर करता है वो करता है x इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यही आपका होता था रेंज फ्रॉम द ग्राउंड। कुछ याद आया क्या, बोलो जल्दी से, बोलो। हाँ, तो इसीलिए हमने कहा था कि तुम लोग ये कंसेप्ट याद रखना कि जब y में बॉडी का या बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है
तो वो x में जो डिस्टेंस जाता है वो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यही ग्राउंड वाले केस में रेंज भी आ गया था। लेकिन हर केस में यही रेंज जो है, ये हमने कहा था कि तुम लोग ये मत बोलना कि हर केस में रेंज यही होगा। ग्राउंड वाले केस में रेंज ये होता था, लेकिन कंसेप्ट क्या था कि जब बॉल का y डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो x में इतना डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ, तो वही यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कि जब वो वापस 1.22 मीटर हाइट पे होगा ग्राउंड से, तो x में हो गया होगा डिस्टेंस 106.68। तब करो पुट, x बराबर 106.68 मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इक्वल टू यू स्क्वायर एंड साइन 2 थीटा तो हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 डिग्री एंड बाई जी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन, देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 106.68 इंटू जी का वैल्यू आप ले लो 10 इक्वल टू यू स्क्वायर एंड साइन 90 तो हो जाएगा 1 ही ना, तो साइन 91, तो मतलब कि यू स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 106.68 इंटू 10। अब ये वैल्यू तुम पुट कर दो यहाँ पे, बस काम हो जाएगा। तो y इक्वल टू 97.53 and tan 45 is 1 minus 10 into 97.53 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर आपको मिला है 106.68 इंटू 10 एंड कॉस स्क्वायर 45 इज हाफ। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आएगा कि y इक्वल टू 97.53 माइनस 97.53 इंटू 97.53 डिवाइडेड बाई 106.68। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिख दे रहा हूँ कि वैल्यू कितना आने वाला है। ये यहाँ से आने वाला है 97.53 माइनस ये आएगा 89.16, और आप जब ये करोगे तो ये आ जाएगा 8.36 मीटर। ये आपको मिल गया है y, और y क्या था कि पॉइंट O से हमने फेंका था, उससे बॉल का हाइट। अब ये आपको मिल गया हाइट फ्रॉम पॉइंट O। अब आप अगर बात करो कि हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड, तो हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड क्या आने वाला है, इक्वल टू y कोऑर्डिनेट एंड प्लस 1.22 मीटर आएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 9.58 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। तो बॉल इतने हाइट पे होगा 9.58 मीटर पे, और जो आपका वॉल का हाइट था वो ओनली 7.31 मीटर था, मतलब ये बॉल उस वॉल को क्रॉस कर जाएगा। समझ में आया? बोलो। तो ये बॉल उसके ऊपर से चला जाएगा। अब हो सकता कि तुमसे पूछ ये भी पूछता कि कितने ऊपर से जाएगा, तो कोई बात नहीं, 9.58 माइनस 7.31 जो भी था वो, है ना? ओके, तुम लोग एक बार ये क्वेश्चन पहले रीड करो, फिर मैं क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन है कि अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 10 मीटर। ही थ्रोज टू बॉल्स एट द सेम स्पीड 5√3 मीटर पर सेकेंड। One ball is thrown horizontally and the other is thrown making an angle of 60 degree to the horizontal. Full stop. The two balls collide at a point P. दोनों बॉल किसी एक पॉइंट P पे कोलाइड किए हैं मिड एयर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिटवीन द टू थ्रोज एंड नंबर 2 द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो आपको बताना है कि दोनों बॉल को मैंने कितने टाइम इंटरवल पे फेंका था। तो क्वेश्चन पढ़ के सबको ये समझ में आ गया हो कि हम दोनों बॉल को एक साथ नहीं फेंक रहे हैं, किसी एक बॉल को पहले फेंके होंगे फिर दूसरे बॉल को फेंक रहे हैं, और उसी के बीच का आप जो दो थ्रो है आपका, उसके बीच का कितना टाइम गैप है वो बताना है आपको, और उसको इसने डेल्टा टी से दिया है डिनोट। चलो अच्छी बात है। और दोनों बॉल किसी न किसी पॉइंट पे कोलाइड कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम दिया है पी।
तो आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और आपको ऑरिजिन मानना है जिस पॉइंट से आपने वो दो बॉल को थ्रो किया था, उसको आपको मानना है ऑरिजिन। चलो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो मान लो ये था टावर और इसका हाइट ग्राउंड से 10 मीटर था, और क्वेश्चन के अनुसार उसने एक बॉल को फेंका है हॉरिजेंटली 5√3 मीटर पर सेकेंड से, और एक बॉल को उसने फेंका है सेम स्पीड से, मतलब 5√3 मीटर पर सेकेंड से ही, लेकिन उसको हॉरिजेंटल से 60 डिग्री एंगल पे फेंका है, और ये हॉरिजेंटल से ऊपर की तरफ फेंका है। चलो अच्छी बात है। और दोनों बॉल को उसने सेम टाइम पे नहीं फेंका है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छी बात है। चलो अब तुम मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये दोनों बॉल हवा में कहीं कोलाइड किए होंगे तो कौन से बॉल को उसने पहले फेंका होगा? जिसको उसने हॉरिजेंटली फेंका है उसको मैं नाम दे रहा हूँ 1, और जिसको उसने एंगल से फेंका है उसको मैं नाम दे रहा हूँ 2। तो किस बॉल को उसने पहले फेंका होगा, बॉल 1 को या बॉल 2 को? सोच के बताओ। दोनों ही बॉल हवा में कोलाइड किया है, तो कौन से बॉल को उसने पहले फेंका होगा? अच्छा, इससे पहले तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, कोलिजन के लिए क्या कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे? अगर दो किसी भी बॉल के बीच में कोलिजन हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या मेथड अपने को सोचना चाहिए या कैसा इक्वेशन बनाना चाहिए? मेरे को तुम लोग पहले वो बताओ। सुनो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी तुमको दिखे कि दो हवा में दो बॉल कोलाइड किए हैं, कितने टाइम बाद करेंगे, या कितने डिस्टेंस पे किए होंगे, या कौन से पॉइंट पे किए होंगे, तो सुनो देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि हमने जिस पॉइंट से बॉल को फेंका है उसको मैंने माना ऑरिजिन, तो अगर इसको मैंने माना है ऑरिजिन तो ये आपका हो जाएगा एक्स डायरेक्शन और ये आपका हो जाएगा वाई डायरेक्शन। अब मान लीजिए कि दोनों का ही मोशन होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये कुछ आएगा ऐसे बॉल 1, बॉल 2 आपका कुछ आएगा ऐसे, और मान लो दोनों इस पॉइंट पी पे कोलाइड किया। अब सबको देख के एक बात पता चल रहा होगा कि कुछ कि और कुछ हो ना हो, जब वो दोनों कोलाइड कर रहे होंगे तो उनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होने वाला है, तभी ना कर रहे हैं कोलाइड। कि जब भी कोई दो चीज कोलाइड करता है तो वो किसी एक पोजीशन पे होता है, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम आने वाला है। समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलो। हाँ, तो बस तुमको यही कंसेप्ट करना है यूज, दोनों का एक्स कंपोनेंट और दोनों का वाई कंपोनेंट सेम होगा। अब तुम सोच के बताओ कि कौन से बॉल को उसने पहले फेंका होगा, हॉरिजॉन्टल वाले को या एंगल वाले को? दोनों को वो सेम स्पीड दिया है। वेरी गुड, एंगल वाले को उसने पहले फेंका होगा। क्यों? तुम्हारा आंसर सही है कि एंगल वाले को पहले फेंका होगा, लेकिन क्यों? तुमने कैसे बताया? नहीं, चलो ये भी कर सकते हैं। या देखो ऐसे कि जब वो पॉइंट पी पे दोनों कोलाइड कर रहा है तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा और दोनों का वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट? कि दोनों हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस गया है। अब तुम ध्यान से देखो, तो बॉल 1 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 5√3 था, और जो एंगल वाला है उसका कितना आएगा? उसका 5√3 नहीं आएगा, उसका आएगा 5√3 cos 60 डिग्री आएगा ना? बोलो जल्दी से। तो वो 5√3 से कुछ कम आने वाला है। तो बॉल 2 का इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉल 1 से कम आने वाला है, लेकिन दोनों सेम डिस्टेंस पे कर रहा है कोलाइड, तो ये पक्का आपको जिसका कम वेलोसिटी था उसको पहले फेंकना होगा ताकि उसको ज़्यादा समय मिले तो वो डिस्टेंस कवर कर पाए। समझ में आया ना? ओके। तो ये हुआ रीजन। तो देखो, तो मान लो कि t बराबर 0 पे मैंने बॉल 2 को फेंका, एंगल वाले को, एंड आफ्टर टाइम डेल्टा टी, जो कि अपना टाइम इंटरवल है, तो आफ्टर टाइम डेल्टा टी मैंने हॉरिजॉन्टल वाले बॉल को फेंका था, या जो आपका बॉल 1 था उसको फेंका था। तो t बराबर 0 पे फेंका इसको, और t बराबर डेल्टा टी पे फेंका है मैंने बॉल 1 को। एंड मान लो कि आफ्टर टाइम t
आफ्टर टाइम टी बॉल कोलाइड्स। तो अगर आफ्टर टाइम टी बॉल कोलाइड किया है और मैंने टी बराबर 0 पे दूसरे बॉल को फेंका था और बॉल 1 को मैंने टी बराबर 0 के डेल्टा टी समय बाद फेंका था, मतलब कि यहाँ पे होगा कि टाइम टेकन बाय बॉल 2, तो बॉल 2 को मैंने टी बराबर 0 पे ही फेंक दिया था और आफ्टर टाइम टी दोनों बॉल कोलाइड किया है, तो मतलब कि बॉल जो 2 आपका जो सेकंड बॉल था वो टाइम लिया हुआ, टाइम इक्वल टू टी ही। लेकिन जो आपका पहला बॉल था टाइम टेकन बाय बॉल 1, वो आपका आ जाएगा टी माइनस डेल्टा टी। समझ में आया क्या? क्योंकि मैंने उसको डेल्टा टी समय बाद फेंका था। और जल्दी से ओके ओके। अब चलो हम करते हैं यूज इक्वेशन। तो ये आपका हो गया है फॉर बॉल 2 और ये हो गया है फॉर बॉल 1। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ फॉर बॉल 1 और इधर मैं कर रहा हूँ फॉर बॉल 2। तो बॉल 1 का एक्स कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम टी कितना, अच्छा बॉल 1 के लिए तो टाइम हुआ है टी माइनस डेल्टा टी। तो बॉल 1 का एक्स कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम टी माइनस डेल्टा टी क्या आने वाला है? तो x1 इक्वल टू इनिशियल हॉरिजेंटल स्पीड, तो उसका आ जाएगा 5√3 एंड इनटू cos 60 डिग्री, क्योंकि उसको मैंने हॉरिजेंटल से 60 एंगल फेंका था, तो 5√3 cos 60 एंड ए सॉरी 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 सॉरी, बॉल 1 को तो मैंने फेंका है हॉरिजेंटली ना, तो वो तो उसका तो उसका हो जाएगा 5√3 ना, बोलो। हम्म, तो 5√3 एंड इनटू टाइम आपका लगेगा टी माइनस डेल्टा टी। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x1 बॉल 1 का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली फाइंड कर लो बॉल 1 का y कोऑर्डिनेट। तो देखो, तो बॉल 1 को मैंने जो भी इनिशियल स्पीड दिया था वो हमने दिया था x में, y में उसका इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी 0 था, तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा तो वो हम करेंगे यूज यू वाई इंटू टी से, तो यू वाई हो जाएगा 0, तो हो जाएगा पहला टर्म हो जाएगा 0, तो 0 प्लस हाफ ए वाई आपका हो जाएगा माइनस जी, और टाइम ये जो स्पेंड किया वो आपका हो जाएगा टी माइनस डेल्टा टी, तो टी माइनस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आने वाला है वाई इक्वल टू, और जी का वैल्यू आपका तो 10, तो हो जाएगा -5 टी माइनस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बॉल 1 का वाई कोऑर्डिनेट, इसको लिख लो y1। सिमिलरली आप फाइंड कर लो बॉल 2 का x कोऑर्डिनेट, तो उसका इनिशियल x में होने वाला वेलोसिटी 5√3 cos 60 डिग्री एंड इनटू वो पूरा टाइम t दिया है इसमें, तो हो जाएगा 5√3 cos 60 इज हाफ इंटू टी, तो आ जाएगा 5√3/2 इंटू टी। ये आफ्टर टाइम t उसका बॉल 2 का x कोऑर्डिनेट ये होने वाला है, और बॉल 2 का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो y2 हम लिखेंगे, फिर से वही यूज करेंगे, तो y2 इक्वल टू, तो बॉल 2 का इनिशियल वेलोसिटी इन y तो आपका रहेगा ऊपर की तरफ, देखो इसका 5√3 मीटर पर सेकेंड था हॉरिजेंटल से 60, तो हॉरिजेंटल वाला आ जाएगा 5√3 cos 60 एंड y वाला आ जाएगा 5√3 sin 60। तो मतलब कि हम यहाँ लिखेंगे कि 5√3 एंड sin 60 इज √3/2 एंड माइनस हाफ, अच्छा तो ये तब आपका होगा था यू वाई इनिशियल, यहाँ पे टी भी लिखो, मल्टीप्लाई बाई टी माइनस हाफ, जी हो गया 10 इंटू टी का होल स्क्वायर, आपका हो जाएगा वाई टू इक्वल टू 15/2 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। अब जब दोनों कोलाइड करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, तो चलो करते हैं। x1 बराबर x2, देखो वहाँ से क्या आने वाला है, वहाँ से आपका आ जाएगा 5√3 टी माइनस डेल्टा टी इक्वल टू 5√3/2 इंटू टी, 5√3 से 5√3 कैंसल आउट, तो हो जाएगा 2t माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू टी, या फिर आपको हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इक्वल टू टी, या फिर आपको आ जाएगा डेल्टा टी बराबर t/2। तो आपको ये एक मिल गया वैल्यू कि डेल्टा टी इक्वल टू t/2। ओके, अब देखो जब दोनों कर रहा होगा कोलाइड तो y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, तो y1 इक्वल टू y2 भी होना चाहिए, तो करो पुट, तो लिखेंगे -5
टी माइनस डेल्टा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2t माइनस 5t²। अब देखो ध्यान से, तो डेल्टा टी का वैल्यू हमको पता है t/2, तो क्यों ना मैं इस सेकेंड वाले इक्वेशन में डेल्टा टी के जगह पे t/2 कर दूँ पुट। फिर हमको टी में मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ से हम टी फाइंड कर लेंगे। जैसे हमको टी मिल जाएगा तो t/2 से हमको डेल्टा टी भी मिल जाएगा। समझ में आया ना? बोलो जल्दी से। तो -5 टी माइनस डेल्टा टी इज t/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 15/2t माइनस 5t²। तो ये आपका आने वाला है -5 एंड ये आपका हो जाएगा t/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15/2t माइनस 5t²। हम सब ठीक कर रहे हैं ना? एक बार चेक करो तो। अच्छा देखो तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो यार। y1 इक्वल टू y2, ठीक है, हम सब ठीक किए ना? चेक कर लो एक बार। ठीक ही है मतलब? चलो हमको सही लग रहा है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा -5t²/4 इक्वल टू 15/2t माइनस 5t²। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये तुम्हारा आ जाएगा -5t²/4 इक्वल टू 15t माइनस 10t²/2। ये आपका जाएगा 2 टाइम्स में, तो फिर हो जाएगा -5t² इक्वल टू 30t माइनस 20t²। हमको यहाँ पे 5 दिख रहा है कॉमन, हो जाएगा -t² इक्वल टू 6t माइनस 4t²। इसको मैं करूँगा री अरेंज, तो ये हो जाएगा आपका 3t² माइनस 6t इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, तो यहाँ से t हो जाएगा कॉमन, बचेगा 3t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का दो वैल्यू आ रहा होगा, एक t बराबर 0 एंड एक t बराबर 2 सेकेंड। तो 0 तो नहीं लेंगे, तो हम लेंगे t बराबर 2 सेकेंड। तो मतलब कि t का वैल्यू आ गया है 2 सेकेंड की इनिशियल समय से आफ्टर 2 सेकेंड के बाद दोनों बॉल स्ट्राइक कर रहा होगा। लेकिन हमको तो फाइंड करना था टाइम इंटरवल, हमको फाइंड करना था डेल्टा टी। तो क्या आ जाता है वो डेल्टा टी इक्वल टू t/2, तो 2/2 इक्वल टू 1 सेकेंड। हाँ, तो ये रहा तुम्हारा आंसर कि 1 सेकेंड इज द आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है लेवल का, ठीक है, ये लेवल 2 है। चलो अब देखो, सेकेंड क्वेश्चन था कि तुमको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो ध्यान से, तो अब तुमको अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब तुमको फाइंड करना है x का वैल्यू और तुमको फाइंड करना है y का वैल्यू। तो तुम या तो फाइंड कर लेना x1 से, या तो तुम फाइंड कर लेना x2 से, या तो फाइंड करना y1 से, या तो फाइंड करना y2 से। और मैंने तुमको x1 y1 और x2 y2 का इक्वेशन पहले ही दे दिया है, बस तुमको वहाँ पे डेल्टा टी और टी का वैल्यू पुट करना है। समझ में आया क्या? बोलो। अबे देखो ना यहाँ पे जो था ना, देखो यहाँ पे यही तो, ये देखो, ये थोड़ा नीचे, एक मिनट, ये देखो, ये रहा इक्वेशन फॉर x1। अरे यार, ठीक है, देखो ये रहा इक्वेशन फॉर x1। तो यहाँ पे बस तुमको t और माइनस टी का वैल्यू करना है पुट। तुम चाहो तो इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम आएगा। सिमिलरली तुम चाहो तो y कोऑर्डिनेट तुमको यहाँ से मिल जाएगा, या फिर y कोऑर्डिनेट यहाँ से ही मिल सकता है। समझ में आया ना? बोलो। हाँ, तो बस तुमको t और डेल्टा टी का वैल्यू पुट करना। मैं तुमको एक बार आंसर बोल रहा हूँ कि क्या आने वाला है एक्स कोऑर्डिनेट और क्या आने वाला है वाई कोऑर्डिनेट। ये जो तुम्हारा डेल्टा टी था वो तो आया था 1 सेकेंड, डेल्टा टी तुम्हारा आया था 2/2 इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहला आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड, और दूसरा आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा आएगा 5√3 मीटर एंड वाई कोऑर्डिनेट आएगा 5 मीटर। चेक कर लेना, ओके, ठीक है।
देखो नेक्स्ट टॉपिक है मॉन्की हंटर प्रॉब्लम। एक्चुअल में ये एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है देखो, मैंने यहाँ लिखा है कि अ हंटर एम्स एट अ मॉन्की हैंगिंग ऑन अ ट्री। एक बानर है जो कि ट्री से लटक रहा था, और एक हंटर है जो कि उस बंदर को गोली मारने के लिए एम लगाया है। ठीक है, ओके। द टाइम एट विच हंटर फायर्स द बुलेट, कॉमा, मंकी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली। मतलब पहले क्या हुआ ना कि मंकी कहीं हैंग कर रहा था और उस पे हंटर ने अपना बुलेट से लगाया है निशाना। देखो तुमको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, उसने हंटर ने बुलेट से लगाया है निशाना उस बंदर पे। अब जैसे ही हंटर ने बुलेट फायर किया ना, वैसे ही मंकी वो ट्री जो था वो छोड़ दिया और वो वहां से वो फ्री फॉल होने लगा। समझ में ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे ही बुलेट फायर हुआ, वो जो बंदर था वो आवाज सुना और वो डर के जो ट्री था उसको छोड़ दिया और वो नीचे फ्री फॉल होने लगा, मतलब वो नीचे की तरफ गिरने लगा। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलो। ओके, अब यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज लिए हैं। यू था कि यू था स्पीड ऑफ द बुलेट, थीटा था एंगल ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बुलेट एंड मंकी एट टी बराबर जीरो। टी बराबर जीरो कहने का मतलब ये हो कि जब हम बुलेट को फायर किए हैं या फिर जब वो मंकी उस ट्री को छोड़ के नीचे फॉल हो रहा है। ओके, एंड एच इज द हाइट ऑफ मंकी एट टी बराबर जीरो। तो जब बुलेट फायर किए तो उसमें मंकी का हाइट ग्राउंड से एच था। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है ना कि वो बुलेट हमेशा ही उस मंकी को हिट करता है। तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि मंकी पे हम एम लगाए थे, लेकिन अब तो वो नीचे की तरफ गिरने लगा, फिर बुलेट उस मंकी को हिट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो बुलेट हमेशा ही उस मंकी को हिट करेगा। हालांकि हमारे आसपास जब हम लोग करने जाएंगे तो हो सकता है कि वो बुलेट उसको हिट ना करे, थोड़ा सा से मिस हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपका हवा भी रहता है, हवा का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। और हम लोग जब अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग हवा का इफेक्ट नहीं मानते, तो इसलिए हमारे थियोरेटिकल कंसेप्ट से वो बुलेट हमेशा ही उस मंकी को हिट करेगा। तो अगर आप जब ऐसा कुछ करने जाओ, हालांकि नहीं करना चाहिए, मत करना तुम लोग, लेकिन अगर हम सोचें कि हमारे एक्चुअल लाइफ में जब हम ऐसा करने जाएंगे तो हो सकता है कि बुलेट मंकी को हिट ना कर, लेकिन थियोरेटिकली अभी ये हिट करेगा उसको। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन दिस सिचुएशन बुलेट ऑलवेज हिट्स द मंकी। ओके, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और भी होगा कि स्पीड ऑफ बुलेट इज सफिशिएंट। बुलेट का स्पीड सफिशिएंट होना चाहिए। उसके कहने का मतलब क्या कि रेंज ऑफ द बुलेट मस्ट बी मोर देन द ए बी डिस्टेंस। देखिए दिस इज द डिस्टेंस ए बी। द बुलेट के पास इतना सफिशिएंट आपको इनिशियल वेलोसिटी देना है कि वो कम से कम ये डी डिस्टेंस या जो ए बी डिस्टेंस था वो कवर कर पाए। क्योंकि अगर उतना सफिशिएंट नहीं होता तो पहले ही तुम्हारा जो था बुलेट वो गिर जाएगा। तो आपको कम से कम उतना वेलोसिटी उसको देना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो रेंज ऑफ द बुलेट मस्ट बी मोर देन द ए बी डिस्टेंस, या जिसको मैंने डिस्टेंस डी माना है। बोलो जल्दी, समझ में आया कि नहीं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ओके ओके। तो अब तो ये हो गया तुम्हारा, हमने तुमको कहा कि ऐसा होता है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है। अब वो मैं जा रहा हूँ करने। अब देखो फिर से वही कहानी कि जो अभी हमने क्वेश्चन को किया था कि जब दो बॉल कोलाइड करेंगे तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, वही हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। जब वो बुलेट मंकी को हिट करेगा तो बुलेट और मंकी दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। अब बुलेट का मोशन कैसा होने वाला है? बुलेट का मोशन होने वाला है प्रोजेक्टाइल, और मंकी जो तुम्हारा होगा वो ओनली इन वन डायरेक्शन फॉल कर रहा होगा। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पे बुलेट मंकी को हिट किया तो कुछ ऐसा होगा मोशन ऑफ बुलेट। देखिए कुछ ऐसा रहा होगा मोशन ऑफ बुलेट, और वो मंकी को यहाँ पे हिट किया। ओके, अच्छी बात है। तो जब यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको पॉइंट पी दिया, तो इस पॉइंट पी पे बुलेट मंकी को हिट कर रहा होगा, तो उस समय व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट? यही ना, देखो दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट। वाई इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट। तो आप अगर फाइंड कर लो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट, आप फाइंड कर लो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट, आप फाइंड कर लो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी, आप फाइंड कर लो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी। अगर दोनों मैच कर गया तो पक्का वो बुलेट उस मंकी को स्ट्राइक कर जाएगा,
है ना? बोलो जल्दी से बोलो। तो लेट आफ्टर टाइम टी बुलेट स्ट्राइक्स द मंकी। टी समय बाद वो बुलेट मंकी को स्ट्राइक किया हुआ था। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर बुलेट उस पॉइंट पी तक पहुंच गया है तो बुलेट का एक्स कोऑर्डिनेट होने वाला है तुम्हारा डी, और मंकी का हमेशा से एक्स कोऑर्डिनेट वो डी ही है। मंकी का हमेशा से वो एक्स कोऑर्डिनेट डी ही है, क्योंकि वो जस्ट फॉल कर रहा है इन वाई डायरेक्शन, एक्स में उसका कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो मंकी का वाई कोऑर्डिनेट डी ही है, और हम पहले से मान के चल रहे हैं कि हमने उसको बुलेट को इतना सफिशिएंट वेलोसिटी दिया है कि उसका रेंज डी से ज़्यादा होगा, मतलब किसी न किसी समय तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट डी होने वाला है ही, इतना हम मान के चल सकते हैं। चलिए, तो मान के चल रहे हैं कि आफ्टर टाइम टी बुलेट मंकी को स्ट्राइक किया था, और आफ्टर टाइम टी ही बुलेट का एक्स कोऑर्डिनेट डी रहा होगा। ओके, अच्छी बात है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि जब बुलेट का एक्स कोऑर्डिनेट डी रहा होगा तो कितने टाइम बाद रहा होगा, तो आप करोगे यूज कि एक्स बराबर इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम टी। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज डी एंड इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज यू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। तो आपका आ जाएगा टी बराबर डी बाई यू कॉस थीटा। मतलब इतने समय बाद बुलेट का एक्स कोऑर्डिनेट डी होने वाला है, मतलब ये बंदर के जस्ट बंदर के साथ वो एक लाइन में आ रहा होगा। ओके, अच्छी बात है। अब चेक कर लो कि इस समय पे, इस पार्टिकुलर समय के बाद बंदर और बुलेट का वाई कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, तो जब हम बुलेट को फायर किए थे तो बंदर मेरा फॉल कर रहा था, तो इस समय टी में बंदर कुछ हाइट फॉल किया होगा, बंदर कुछ हाइट फॉल किया होगा। तो अगर इनिशियली बंदर का हाइट फ्रॉम ग्राउंड एज था और वो कुछ हाइट फॉल किया है, तो मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द बंदर आफ्टर टाइम टी इज क्या हो जाएगा कि हाइट माइनस जो वो फॉल किया होगा, हाइट माइनस फॉल, यही ना? देखो ध्यान से, यही ना? दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। बोलो, यही होगा ना कि टी टाइम में वो कितना फॉल किया है? अरे ठीक है कि नहीं है? बोलो जल्दी से। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी। तो तुम्हारा आ जाएगा एच माइनस जितना वो फॉल किया होगा हाइट। ओके, तो बंदर जस्ट आपका फॉल कर रहा है, मतलब वो रेस्ट से गिरना स्टार्ट किया था, तो फ्री फॉल हो रहा है रेस्ट से, मतलब कि वो टी समय में हाफ जी टी स्क्वायर फॉल किया होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बंदर इज एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी। अब तुम फाइंड कर लो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट, ये आपका था वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी आफ्टर टाइम टी। अब फाइंड कर लो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट फाइंड करने के लिए आप जस्ट यूज कर लो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि बुलेट का मोशन हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। हम करेंगे यूज एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छी बात है। तो एक्स कितना आने वाला है? एक्स तो आने वाला है डी, तो डी टेन थीटा माइनस जी, और एक्स आपका फिर से हो जाएगा डी, तो डी स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट डी होगा। ओके, अच्छी बात है। अब जरा हम मैं फिर से आता हूँ वापस इन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी। तो वो आपका आया था एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच को मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ ऐसे, माइनस हाफ जी, और टी क्या आया था, कितने टाइम बाद वो बुलेट स्ट्राइक कर रहा था मंकी को, तो डी बाई यू कॉस थीटा। तो जहाँ पे टी था वहाँ पर कर दो डी बाई यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखो ये भी तुम्हारा आ जाएगा एच माइनस हाफ जी डी स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि y कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी आफ्टर टाइम t इज नथिंग बट इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द बुलेट। अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये अभी तक नहीं प्रूव हुआ है। देखो, मैं हमको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी में तुम्हारा h है, और y कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट में तुम्हारा d tan थीटा है। अब देखो ध्यान से इस डायग्राम में, हाँ,
देखो ध्यान से, तो इस डायग्राम में हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू एच बाई डी। देखो सब लोग ध्यान से, हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू एच बाई डी। यहाँ से आपका आ जाएगा कि एच इक्वल टू डी tan थीटा। जहाँ पे डी tan थीटा है आप वहाँ पे एच लिख सकते हो। तो आ जाओ वापस। तो देखो ये जो बुलेट का वाई कोऑर्डिनेट था उसमें था डी tan थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं एच। तो आपका आ जाएगा एच माइनस जी डी स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबको दिख रहा होगा कि आफ्टर टाइम टी जो है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी वही है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट, और एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम था ही। मतलब कि दोनों मतलब कि बुलेट जो था वो मंकी को स्ट्राइक करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रूविंग था। समझ में आया कि नहीं है? जल्दी से बोलो भाई। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो देखिए, तो वो बुलेट मंकी को स्ट्राइक करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है आपका, कि जो डिस्टेंस डी था ना वो रेंज से कम होना चाहिए, या फिर रेंज उस डिस्टेंस डी से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले तुम जब भी तुमको क्वेश्चन मिले और कहीं पूछे कि क्या बुलेट मंकी को स्ट्राइक करेगा नहीं करेगा, तो बाकी सब छोड़ देना, पहले ये फाइंड कर लेना कि रेंज ऑफ द बुलेट उस डिस्टेंस डी से ज़्यादा है कि नहीं है। उससे ज़्यादा होगा तभी चांस है कि वो स्ट्राइक करेगा। ठीक है, नहीं तो अगर कम हो जाएगा रेंज तो बुलेट पहले ही फॉल कर जाएगा। समझ में आया ना? देखो ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि इफ इन एबव सिचुएशन, जो अभी आपने लिया था मंकी और हंटर वाला, इफ मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट बीन 20 मीटर पर सेकेंड and height of tree is 30 root 2 meter and distance of hunter from the root of the tree is also 30 root 2 meter, then will bullet hit the monkey। आपको बताना है कि क्या वो बुलेट मंकी को हिट करेगा या नहीं करेगा। बाकी सारा सिचुएशन जो मैंने लिया था आपको समझाया था वैसा ही है, मतलब कि जिस समय बुलेट फायर दिए हैं उसी समय मंकी फॉल भी कर रहा हो, बाकी सब सेम। ओके, तो चलो एक बार इसका पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मान लो ये था मंकी जो कि ट्री से हैंग किया था, और यहाँ आपका हो जाएगा रूट ऑफ द ट्री इस पॉइंट बी पे। मान लीजिए यहाँ पे हंटर था, हंटर ने फायर किया होगा बुलेट, इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए। स्पीड ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट ऑफ ट्री इज 30 रूट 2 मीटर, तो ये आपको दिया है 30 रूट 2 मीटर। ओके, और डिस्टेंस ऑफ हंटर फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री इज ऑल्सो 30 रूट 2 मीटर। ओके सर, अब अगर ये एंगल था थीटा, तो आप देखो तो इस डायग्राम से आप थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू 30 रूट 2 डिवाइड बाई 30 रूट 2, तो ये आपका आ जाएगा 1। तो tan थीटा आ गया है 1, मतलब ये थीटा कितना है, थीटा आपका आएगा 45 डिग्री। समझ में आया ना? देखो यहाँ पे तुमको थीटा नहीं दिया था, एंगल होने के, लेकिन हमने एंगल फाइंड कर लिया कि वो 45 आने वाला है। ठीक है ना? बोलो जल्दी से। अब सवाल ये उठता है कि हमने एंगल क्यों फाइंड किया, तो क्योंकि हमसे पूछा है कि क्या वो बुलेट मंकी को हिट करेगा या नहीं करेगा, वो कंडीशन चेक करना है। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग पहले चेक करेंगे इस बुलेट का रेंज। तो हमने फाइंड किया रेंज ऑफ द बुलेट। आर, तो देखिए, तो इस बुलेट के लिए आप ग्राउंड टू ग्राउंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो रेंज क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि मैंने बुलेट को ग्राउंड से ही फायर किया। तो यू तो था 20, तो 20 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो आपका थीटा है 45, तो 2 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 एंड बाई जी आप ले लो 10, तो आपका आ जाएगा 400 बाई 10, 40 मीटर। तो रेंज आ गया 40 मीटर। अब चेक करो कि जिस पॉइंट से हमने बुलेट को फायर किया था, ट्री का जो ट्री का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था पॉइंट ऑफ फायरिंग से, वो कितना है, तो वो आपका है 30 रूट 2 मीटर। देखिए आपका जो ए बी जो डी है वो है 30 रूट 2 मीटर, एंड 30 रूट 2 का मतलब क्या हो गया, 30 इंटू 1.414। तो देखिए, तो ये आपका 50 प्लस आने वाला है, ये 52 से भी कुछ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका आएगा 42 से कुछ ज़्यादा है ना, मतलब ये 40 से आने वाला है ज़्यादा।
पक्का ना बोलो, ये 42 से कुछ ज़्यादा ही आने वाला वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। और जो आपका रेंज आएगा वो आएगा ओनली 40 मीटर। तो यहाँ पर रेंज इज लेस देन डिस्टेंस डी, तो रेंज इज लेस देन डिस्टेंस डी मतलब कि ये बुलेट उस मंकी को हिट नहीं कर पाएगा। ये इधर पहले ही कहीं पे फॉरवर्ड, ये पहले ही कहीं पे गिर जाएगा यहाँ पे। समझ में आया, बोलो पक्का। हाँ, ठीक। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट लास्ट वाले में क्या रिपीट करना है भाई, उसका जो रेंज था वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस डी से कम हो गया। हॉरिजेंटल डिस्टेंस डी का मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट से हमने बुलेट को फायर किया था और जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस मंकी का था वो रेंज से ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि बुलेट आपका पहले ही ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक इंक से शो किया है, तो बुलेट तुम्हारा कहीं इस तरफ ही शो, इस तरफ ही कहीं वो कर जाएगा स्ट्राइक, इधर आगे वो जाएगा ही नहीं, समझे। अरे समझा कि नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये आज के लिए हो गया, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है।